ईरान ने कहा है कि बातचीत करोगे तो बातचीत करेंगे, मगर अगर बातचीत में बेईमानी करोगे तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इस बीच इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि हम ईरान पर तीसरी बार हमला करने को तैयार हैं। पूरा घटनाक्रम दोस्तों अब दोहा में शिफ्ट हो गया है, जहां अमेरिकी भी पहुंच रहे हैं, ईरानी भी पहुंच रहे हैं, मगर ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा हो गया है। और मामला फंसा हुआ है हॉर्मूज में आके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान क्लियरली सेज दैट इट हैज अ क्लियर लेवरेज ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी कि उसका दबदबा है हॉर्मूज के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं गंवाने वाला है। अमेरिका अगर ईमानदारी से बातचीत करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आजमा लो। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सामने आए हैं और उन्होंने ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो तमाम हालात बने हुए हैं ये तो पहले जैसे ही हालात हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। ईरान का रुतबा दुनिया भर में बढ़ गया है ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से, और एक तरह से कहा जाए तो अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, जो कि डेलीगेशन में भी शामिल हैं, बातचीत के डेलीगेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गौर फरमाइए उन्होंने क्या कहा है प्रेस टेलीविजन के इस आर्टिकल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान्स ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लेवरेज, नो रिट्रीट ऑन सॉवरेन राइट्स। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ईरानी संसद के स्पीकर कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा जो कब्जा है, हमारा जो दबदबा है, उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। मगर सबसे बड़ी बात, इस इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो जंग के लिए आजमा सकता है, अगर वो बातचीत में गंभीर नहीं दिखा तो हम बातचीत से अपनी हाथ खींच लेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। جایی یه نقض کوچیکی میشه دیگه، یعنی بنا اصلا یه روت مشخصی رفت آمد کنن، یه مرتبی به هر دلیلی از یه روت دیگه میخوام برن یا یه اقدام دیگه میخوام کنن. طبیعتا ما عکس العمل نشون، ما این نقض پایان جنگ میدونیم، نقض تفاهم نامه میدونیم، حتما عکس العمل نشون میدیم و طبیعتا او هم ممکنه عکس العمل نشه. آخرینش در واقع همین پریشب بود که بحرین و کویت مقرهای آمریکا در اونجا مورد اصابت قرار گرفت که اونم اومده بود سیریک و اونجا رو انجام داد. خب اینا یه بخشش طبیعیه دیگه، یعنی نشون میده که ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم. दोस्तों इस इंटरव्यू में गालिबाफ ने बहुत अहम बातें कही हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक एक लफ्ज पर गौर करें, एक एक वर्ड पर गौर करें। इससे पता चल जाएगा कि इस वक्त बातचीत किस दिशा में बढ़ रही है, क्या डायरेक्शन में दिशा है, और किस तरह से यह पूरा सीजफायर, यह पूरी बातचीत कहीं ना कहीं एक छलावा जो है वो दिखाई दे रहा है। गौर फरमाएं। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट इस्लामिक रिपब्लिक की सबसे बड़ी ताकत है और ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपने अधिकारों से कभी पीछे नहीं हटेगा। मंगलवार को टेलीविजन इंटरव्यू में मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में हाल ही में हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ समुद्री सेवाओं पर लगने वाले फीस से छूट दी गई है, वो भी टेम्पररी। इससे हॉर्मूज पर ईरान के अधिकारों के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रीय समुद्री जल हैं, हम अमेरिका को यह झूठा विवाद खड़ा करने या यह कहने की इजाजत नहीं देंगे कि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट का सैन्यकरण यानी मिलिटराइजेशन कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान किसी भी हाल में इस रुख से पीछे नहीं हटेगा। गालिबाफ ने हॉर्मूज स्ट्रेट को इस युद्ध के दौरान ईश्वर का दिया गया तोहफा, अल्लाह का दिया गया तोहफा और हमारी सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इस्राएल की हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने अपने दुश्मनों और अपने पार्टनर्स के लिए इस जलमार्ग को बंद कर दिया था।
इसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की शर्तों के बावजूद ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया, तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर निगरानी और कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी। गालिबाफ ने यह भी बताया कि समझौते की धारा 5 के तहत ईरान और ओमान मिलकर इंटरनेशनल कानून और कोस्टल देशों के अधिकारों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के फ्यूचर के प्रशासन और समुद्री सेवाओं का फैसला करेंगे। बकौल गालिबाफ, कानूनी और समुद्री सेवाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर ईरान और ओमान के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है। इंतजार कीजिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मैं आपको सुनाऊंगा। मगर बराक ओबामा सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि यह हो क्या रहा है। ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका पहले से ज्यादा कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। हमने अपने करोड़ों डॉलर्स खर्च दिए, हमारे कई लोग मारे गए, ईरान में भी कई बेकसूरों को मारा गया। ट्रंप को इससे हासिल क्या हुआ? सुनिए क्या कह रहे हैं बराक ओबामा। But in terms of what was the original rationale for this war, which was there was a deal in place in which Iran had agreed not to develop nuclear weapons, that the entire international community, including Israeli intelligence, our own intelligence agencies assessed, was working. This administration, or a prior version of this administration, pulled out of it, which caused then Iran to develop more nuclear capacity. We've now fought a war, spent billions and billions of dollars, put an enormous strain on our military. A lot of people have died, and it feels like we're back where we were before we started the war, except maybe a little bit worse off. And my understanding is that the ceasefire says we've now got 60 days to develop a plan to deal with the nuclear issue, but we don't know yet what that plan is. So until there's some public document that indicates exactly what the agreement is, I have no way to compare it to the plan that we had put in place. और हां, इंतजार कीजिए, नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने धमकी दी है कि हम ईरान में तीसरी बार घुसेंगे, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान मीन्स बिजनेस। गालिबाफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह हमारी ताकत है, यह हमारी लेवरेज है, इससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सुना जाए। در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید، این در مقابل توی چند روزه که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاده، ولی شما نگاه کنید ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشکه نفت هم صادر نکردیم. همش درگیر این بحث بودیم در مشکلاتی که بتونیم این کار رو انجام. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आपको समझना पड़ेगा कि इस बातचीत और इस सीजफायर के कोई मायने इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार इस्राइल मौके ढूंढ रहा है सीजफायर को तोड़ने के लिए। लेबनान से वो पीछे नहीं हट रहा है। लेबनान में उसकी कार्रवाई, उसकी मिलिट्री कार्रवाई हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में नेतन्याहू ने जो बात कही है वो बहुत मायने रखती है। नेतन्याहू कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान पर तीसरी बार हमला करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। אחינו הדרוזים משחיטה, ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא. תהיה פעם שלישית? אם צריך. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. बस। और यही नहीं, नेतन्याहू कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकाते हैं और कहते हैं कि हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हैं इकोनॉमिकली, हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यानी कि कहीं ना कहीं ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए है
और मैं बार बार इस मंच पर आपसे कहता रहा हूं कि इस जंग ने अमेरिका और इस्राइल के बीच में ऐसी खाइयां पैदा कर दी हैं जिसका कोई सानी नहीं। सुनिए नेतन्याहू ने क्या कहा। אני מגדיל את התפוקה של מדינת ישראל, כי אנחנו לא צריכים את זה, זה כמו וולפר, לא רוצה את זה. עכשיו אני אומר, אנחנו גם יכולים, כיוון שהכלכלה שלנו עוד מעט תגיע לטריליון דולר, זה כבר לא כלכלה קטנה, לא ענקית, אבל כבר כלכלה בגודל בינוני, אנחנו יכולים לממן בעצמנו את שברי האחוז הזה, מהתל"ג שלנו שאנחנו מקבלים מארצות הברית. אז מתי זה יתחיל התהליך הזה? אני רוצה שזה יתחיל השנה. 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 אוקיי. सबसे बड़ी बात, लेबनान को लेकर नेतन्याहू की जिद। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम कार्रवाई बंद नहीं करेंगे, हम अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाएंगे, और रोज दर्जनों की तादाद में लेबनान में लोग मारे जा रहे हैं। इस इंसान ने क्रूरता की सभी हदों को पार कर दिया। गौर फरमाइए वो लेबनान पर क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि जब तक ईरान समर्थित हिजबुल्ला उनके लिए खतरा बना रहेगा तब तक इस्राएली सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। नेतन्याहू ने अपने दफ्तर के बयान के मुताबिक कहा, हमारा रुख बिल्कुल साफ है, जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता हम दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हथियारों से लैस हिजबुल्ला यहां मौजूद है और हमारे लिए खतरा बना हुआ है तब तक हमारी सेना भी यहीं तैनात रहेगी। और जाहिर सी बात है नेतन्याहू के इस बयान को लेकर ईरान का जो कट्टरपंथी तबका है उनमें जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त रोष है। ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी तबका है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू को मारना एक धार्मिक कर्तव्य है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों इस बयान के बाद और इसका क्या असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है अमेरिका अब इससे लगातार कोर्ट करेगा। अगर सीज फायर फेल हो जाता है तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का यह बयान जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत मायने रखता है। गौर फरमाइए दोस्तों, ईरानियन क्लेरिक्स कॉल फॉर ट्रंप्स असैसिनेशन। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यह ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ में खबर आई है, यह खबर अल जजीरा में भी नहीं है जहां अमूमन मिडल ईस्ट से जुड़ी तमाम खबरें आती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर वेस्टर्न मीडिया में खबरें आ रही हैं लिहाजा इससे तनाव और आगे बढ़ सकता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, मैं चाहता हूं आप गौर कीजिए, क्योंकि उनका निशाना इन दो चेहरों पर है, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। गौर फरमाएं वो क्या कह रहे हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सबसे वरिष्ठ धार्मिक गुरुओं की संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की खुली अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू को मारना फर्ज है और जिससे भी मौका मिले वो उन्हें जहन्नुम भेज दे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 10 बिंदुओं वाला 10 पॉइंट्स वाला बयान जारी किया। इसमें ट्रंप को अमेरिका का अपराधी राष्ट्रपति और नेतन्याहू को ज़ायनी शासन का दुष्ट प्रधानमंत्री बताया गया है। बयान में दोनों को महदूर अल दम कहा गया है, यानी ऐसे लोग जिनका खून बहाना जायज है या जो मौत के हकदार हैं। इसमें कहा गया है कि उन्हें मारने के कर्तव्य की किसी भी हालत में अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि युद्ध में मारे गए बताए जा रहे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के खून का बदला लेना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही कहा गया है कि जिस भी जिम्मेदार व्यक्ति को इन अपराधियों तक पहुंचने का मौका मिले उसका फर्ज है उन्हें जहन्नुम भेज दो। टेलीग्राफ का कहना है कि भाषा धार्मिक फतवे जैसी है, लेकिन तकनीकी तौर पर इसे फतवा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिया परंपरा में फतवा किसी एक बड़े धार्मिक विद्वान द्वारा जारी किया जाता है, किसी सामूहिक संस्था द्वारा, यानी कि किसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा नहीं। यानी यह बयान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या को धार्मिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश करता है, भले ही इसे औपचारिक फतवा ना कहा जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो बातचीत हो रही है दोहा दोनों साइड्स पहुंचे हैं मगर आमने सामने नहीं बैठ रहे हैं, मीडिएशन भी नहीं करवा रहे हैं।
ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें सबूत चाहिए कि अमेरिका इस पूरे प्रोसेस को लेकर ईमानदार है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। गौर फरमाएं, अमेरिका और इस्राएल इस बयान को इस बात के सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि ईरान का धार्मिक लीडरशिप विदेशी नेताओं की हत्या का खुला समर्थन कर रहा है। इससे ईरान पर और सैंक्शंस लगाने और उसे इंटरनेशनली आइसोलेट करने की मांग मजबूत हो सकती है। ईरान के अंदर यह बयान कट्टरपंथी समर्थकों को एक संदेश देने का काम करता है कि बदला लेना सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि रिलीजियस जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे फ्यूचर में किसी गुप्त कार्रवाई को वैचारिक या राजनीतिक समर्थन मिल सकता है। हालांकि ऐसी किसी कार्रवाई का फैसला हालात और सामरिक जरूरतों पर ही डिपेंड करेगा। बहरहाल दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मूज में हालात बेहतर हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ईरान के इस बयान की तरफ। गालिबाफ ने कहा है कि ईरान हैज एक्सपोर्टेड $40 मिलियन ऑफ ऑयल इन लेस देन 2 वीक्स, जो बताता है कि हालात कितने सामान्य हैं कि ईरान $40 मिलियन ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर पाया है। बात यहां नहीं रुकती, अमेरिका क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। US Vice President J.D. Vance says oil traffic at the Strait of Hormuz has reached its pre-war height. We are seeing more oil coming out and that the world economy is coming back into gear. आसान लफ्जों में J.D. Vance यहां पर कह रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल की आवाजाही, तेल का ट्रांसपोर्ट नॉर्मल हो गया है और दुनिया अब बेहतरीन हालात की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, एक छोटी सी घटना चाहिए और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इस्राएल इंतजार कर रहा है, एक छोटी सी गड़बड़ कहीं पर हुई और मामला फट पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, घटनाक्रम जो भी हो, मेरी निगाह, मेरी पैनी निगाह उस पर लगातार बनी रहेगी, यह मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।